नमस्कार दोस्तों। तो आज के कंचफर में आपका स्वागत है। आई होप सब अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपने परिवार के साथ खुशियां मना रहे होंगे। तो आज के कुछ हम महत्वपूर्ण बातों पर बात करेंगे जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और चाहे वो प्रीलिम्स की दृष्टि से हो या फिर मेंस की दृष्टि से हो, उनकी सब पे हम बात करते हैं। ये आपको पता है ऑलरेडी। और अगर आपको टेलीग्राम से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके माध्यम से आप टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। और इस पे बात हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलो, आज का लेक्चर पहला है बासमती राइस। खबर ये है कि बासमती राइस की वैरायटी का इंडियन इंस्टीट्यूट रिसर्च मतलब कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है। और इससे क्या होगा कि हमारा जो बासमती राइस का जो क्रॉप पैटर्न है वो डेवलप होगा, समावेशी रूप से डेवलप होगा, और उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ेगा और उसमें जो न्यूट्रिशन क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव होगी। तो इसलिए ये चर्चा में था। बासमती राइस हमारा क्या है, वैरायटी ऑफ राइस है अक्रॉस द ग्लोब। एक राइस की मतलब कि क्या है, एक वैरायटी है, उसके संबंध में बात करते हैं। लॉन्ग ये राइस होता है, लॉन्ग मतलब कि इसका जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा होता है सामान्य राइस की अपेक्षा। और ओरिजिन इसका इंडिया से और पाकिस्तान के कुछ पार्ट से देखने को मिलता है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में इस बात पे पूछा जा सकता है। बासमती राइस की एक यूनिकनेस है कि इसमें फ्रेग्रेंस आती है, फ्लेवर होता है। और कि फ्रेग्रेंस और फ्लेवर होता है, एक क्यों होता है, क्योंकि इसमें 2 एसिटाइल 1 पायरोलिन एक केमिकल पाया जाता है। इसकी वजह से इसमें क्या होता है, फ्रेग्रेंस और फ्लेवर हमको देखने को मिलता है। और जो बासमती राइस है उसमें 90 पार्ट पर मिलियन ये वाला जो केमिकल मिलता है, जबकि जो नॉन बासमती राइस होता है उसमें 12 टाइम ये केमिकल हमको देखने को मिलता है। तो इसलिए इस केमिकल की मात्रा क्या होती है, थोड़ी सी अधिक होती है। इसमें इसमें फ्रेग्रेंस और फ्लेवर हमको देखने को मिलता है। तो इस केमिकल का आप नाम क्या रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। इसकी रीजन में हमको देखने को मिलता है। और लार्जेस्ट भारत क्या है, लार्जेस्ट क्या है, इसका प्रोड्यूसर है। और हम 70% क्या करते हैं, ग्लोबल प्रोडक्शन में अपना शेयर बासमती राइस में करते हैं। बासमती राइस एक इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है, उसके द्वारा हम सॉफ्ट पावर हार्ड मनी भी जनरेट करते हैं। और आपने एक न्यूज भी सुनी होगी कि हम राइस प्रोडक्शन में क्या है, पहले नंबर पर हैं। जबकि सबसे ज्यादा राइस का जो प्रोडक्शन है वो कहाँ होता है, चाइना में होता है। क्योंकि चाइना में जो राइस का जो कंजप्शन है वो अधिक हो जाता है, हमारे यहाँ कम होता है। तो इसलिए हम उसको अधिक से अधिक प्रोडक्शन मतलब कि एक्सपोर्ट कर पाते हैं। और उसके साथ हमने बासमती राइस को भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसकी वजह से हम मतलब कि क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट में पहले नंबर पर हैं। इससे संबंधित प्रश्न यूपीएससी में पूछा जा चुका है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इस संबंधित मतलब की प्रोडक्शन हमको देखने को मिलता है। लेकिन 2010 में बासमती राइस को जीआई टैग मिला। और ये केवल हमको पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ, उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट और जम्मू कश्मीर में बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ है। इस जीआई टैग को हमने पिछले कई लेक्चर में पढ़ा है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। हमारा जो बासमती राइस है सबसे ज्यादा क्या होता है, गल्फ कंट्री में एक्सपोर्ट होता है। सऊदी अरेबिया, ईरान, यूनाइटेड अरब अमीरात, इराक, कुवैत में हमको देखने को मिलता है। और बासमती राइस और नॉन बासमती राइस में क्या डिफरेंस होता है, नॉन बासमती राइस में मैंने बोला कि शेप और साइज का अंतर होता है, जबकि ये लॉन्ग होता है, स्लेंडर होता है। और बाकी जो नॉन बासमती राइस होता है शॉर्ट और थिक होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। फ्रेग्रेंस भी थोड़ा सा बासमती राइस में अधिक होती है, किसके कारण होती है, वो केमिकल हमने उसमें पढ़ लिया, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, सबसे ज्यादा भारत में कहाँ देखने को मिलते हैं राइस में, हम बासमती राइस नहीं, ओवरऑल राइस की बात कर रहे हैं नॉर्मल की। वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, सब पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। पांच को आप याद रखेंगे, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ये आपका वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तमिलनाडु, ठीक है, और आंध्र प्रदेश। विश्व में सबसे ज्यादा कौन है, चाइना, फिर इंडिया है, फिर इंडोनेशिया है, फिर बांग्लादेश है, फिर वियतनाम है, ठीक है। कौन है, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, वियतनाम। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और हम इस इंस्टीट्यूट के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको पूसा इंस्टीट्यूट बोलते थे 1905 में। इसे कोई मतलब कि अमेरिकन व्यक्ति थे, उनने मिस्टर हेनरी फिलिप, उनके द्वारा इसको स्टेब्लिश किया गया। 300 पाउंड की ग्रांट, 3000 पाउंड की ग्रांट दी गई। और ये एग्रीकल्चर, कैटल ब्रीडिंग, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, बॉटनी, माइकोलॉजी के संदर्भ में रिसर्च संबंधी बात करते हैं, ठीक है।
इस बात को हमने पढ़ा। दूसरा साइबर वारफेयर चर्चा में है, 21वीं सेंचुरी में मतलब कि कोई साइबर थ्रेट है और एक सुपर सेट है जो इंटरकनेक्टेड क्या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सर्विस, डाटा सिस्टम, ये सब का क्या होता है, साइबर स्पेस इसको बोलते हैं। और इसमें कोई अनऑथराइज पर्सन इसमें ब्रीच करने की कोशिश करता है तो उसको साइबर वारफेयर के रूप में हम देख सकते हैं, अटैक के रूप में देख सकते हैं। इसमें कोई बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सोशल इंजीनियरिंग बोलते हैं, ये साइबर साइबर वारफेयर का हिस्सा है। पासवर्ड अटैक ये भी साइबर वारफेयर का हिस्सा है। एसक्यूएल इंजेक्शन ये भी साइबर वारफेयर का हिस्सा है। इमेज ड्रॉपिंग, फिशिंग, मालवेयर अटैक, ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस, ये भी क्या है, बहुत सारा साइबर वारफेयर है, तो आप इसको कोड कर सकते हैं। एक वायरसेस होता है, तो वायरसेस के बारे में हम वो देख सकते हैं, ईमेल के द्वारा आपको भेजा जाता है, कॉल के द्वारा आपको भेजा जाता है। रैनसमवेयर आपको फाइल को इनक्रप्ट कर देगा, अगर आपको डिक्रप्ट करना है तो पैसे आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। बनना ग्राई रैमसम चर्चा में था। स्कैम स्केयरवेयर भी क्या करता है, परचेज फेक प्रोग्राम आपको देता है। स्पाईवेयर भी मॉनिटर करता है आपकी सारी कम्युनिकेशन को। ट्रोजन्स क्या करता है, एक्चुअली स्टीलिंग पर्सनल डाटा, स्पाइंग, इवन क्रैशिंग का कंप्यूटर को क्रैश कर सकता है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन को आपसे ले सकता है, ठीक है। एडवेयर क्या कैसा अनवांटेड एड आपको देगा, तो जिससे आप क्या करेंगे, आपका जो डेटा है वो भी लीक होने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। अब भारत में क्या क्या प्रावधान है, भारत में सबसे पहले आईटी एक्ट 2000 आया, उसके द्वारा हमने कई साइबर क्राइम को क्या किया, अपराध की श्रेणी में डाला। 2008 में हमने अमेंडमेंट किया, उसमें सेक्चुअली मतलब कि कोई मटेरियल आपको शेयर करता है तो भी अपराध की श्रेणी में है। साइबर टेररिज्म, वाईफाई हैकिंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आइडेंटिटी थेफ्ट और स्पैम, ये सभी समस्याएं क्या है, आईटी एक्ट 2008 के तहत क्या है, साइबर अपराध की श्रेणी में आती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टा स्वामी वाद के अंतर्राष्ट्रीय प्राइवेसी लाए आर्टिकल 21 के तहत, तो ये भी क्या है, एक स्ट्रेंथन है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में आधार से संबंधित एक मतलब कि 2017 में आधार से संबंधित क्या दिया, एक जजमेंट दिया, उसमें कहा कि आधार का कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं। अभी आरबीआई ने गाइडलाइन दी है कि आप 1 अक्टूबर से क्या करो, टोकनाइजेशन करो। क्रेडिट और डेबिट कार्ड की आप रियल इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आप क्या करोगे, आप नंबर के द्वारा किसी एक टोकन के द्वारा आप उसकी सारे मर्चेंट मतलब की पेमेंट कर सकते हैं। सरकार जेम ट्रिनिटी लेके आई, मतलब कि जन आधार और आधार मोबाइल से संबंधित। भारत नेट लेके आए, रुपे लेके आए, रुपे कार्ड। साइबर सुरक्षित भारत सरकार के द्वारा योजना योजना लॉन्च की गई। सर्ट इन मतलब कि द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम सरकार लेके आई। और NCIIPC नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर सरकार ने स्टेब्लिश की। तो सरकार के प्रयास हैं, इसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। इंटरपोल चर्चा में है, अभी हाल ही में भारत देश में 19th इंटरपोल की जो जनरल असेंबली की मीटिंग हेल्ड हुई, कहाँ पे, दिल्ली में। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसको सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, 195 इसके क्या है मेंबर हैं। और वर्ल्ड को क्या करता है, सेफ प्लेस के रूप में बढ़ाने की ओर कोशिश करता है। इसका हेडक्वार्टर फ्रांस के लियोन में है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको 2023 में इंटरपोल को क्या हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे, इंटरनेशनल क्राइम पुलिस कमीशन के रूप में। 1956 में इसको इंटरपोल बनाया गया, नाम चेंज कर दिया गया, ठीक है। इंटरपोल नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है जो क्राइम से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको शेयर करते हैं, हर एक देश में होता है। और भारत में इंटरपोल की जो एजेंसी है वो मतलब कि उसको नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है, वो कौन है, सीबीआई है। तो सीबीआई को हमने कल के लेक्चर में डिटेल में पढ़ा, तो आप वहां जाके भी इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, इंटरपोल के द्वारा कुछ नोटिस जारी किए जाते हैं। रेड नोटिस होता है, ब्लू नोटिस होता है, ग्रीन नोटिस होता है, ठीक है। आप बस नोटिस का याद रखिएगा, रेड नोटिस, ग्रीन नोटिस, ब्लू नोटिस। और इंटरपोल यूनियन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, येलो नोटिस, ब्लैक नोटिस, ऑरेंज नोटिस और पर्पल नोटिस, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। काउंटर टेररिज्म से संबंधित भी ये आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, ऑर्गेनाइज अमर्जिंग क्राइम से संबंधित बात करता है, साइबर क्राइम से संबंधित भी हैंडल के संबंध में बात करता है। इंटरपोल क्या है, एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है, जो विभिन्न देशों की एजेंसियां होती है उनको इन्फॉर्मेशन शेयर करने का काम करता है। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे, ठीक है। दूसरा, लोथल चर्चा में हमने पहले भी इस टॉपिक को पढ़ा कि वर्ल्ड हेरिटेज कॉम्प्लेक्स लोथल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने और मतलब कि उसका उद्घाटन किया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, लोथल हमारी कोई इंसेट मतलब कि हड़प्पा सभ्यता की एक लोथल डॉकयार्ड यहाँ पे देखने को मिलता है, तो एक सिटी है, ठीक है। और धौलावीरा यहाँपुर है, एकदम इसको क्या है, वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे कुछ इसका ऑर्गेनाइज किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने।
तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या होंगे, मेमोरियल थीम पार्क होगा, मेरिटाइम नेवी थीम पार्क होगा, क्लाइमेट थीम पार्क होगा, एडवेंचर और अम्यूजमेंट थीम पार्क होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और 2200 बीसी में इसको मतलब कि डेवलप किया गया पोर्ट सिटी के रूप में व्हील रीजन में, जो गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में देखने को मिलता है। इंडियन वैली सिविलाइजेशन का एक ट्रेडिंग सेंटर था। इसके द्वारा हम सऊदी अरेबियन मतलब कि मिडिल ईस्ट कंट्री में हम क्या करते थे, ट्रेड करते थे। लोथल का मतलब होता है द माउंट ऑफ दैट, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इसकी डिस्कवरी 1947 में की गई। 1947 के बाद एक व्यक्ति थे जिसका नाम था SR राव, उनके द्वारा किया गया, द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। और ये साबरमती और इसकी ट्रिब्यूटरी भाग है उसके मध्य देखने को मिलता है, ठीक है। और इसके मध्य कुछ हम मोहरें देखने को मिलती हैं। ये ब्यूटल जो परंपराएं हैं वो देखने को मिलती है, दाह संस्कार की परंपरा देखने को मिलती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कुछ एक क्राफ्ट हैं तो ये भी देखने को मिलते हैं, मतलब कि बर्तन हैं ये भी देखने को मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारी सामाजिक आर्थिक संस्कृति उस टाइम पे कैसी थी। तो इस संदर्भ में आप बात आप देख सकते हैं, ठीक है। चलो, सैंडवुड स्पाइक डिसीज चर्चा में है। सैंडवुड से ये क्या कर रही है, कर्नाटक में उनको इन्फेक्टिंग कर रही है, तो चिंता का कारण है। ये इसका कोई ऑप्शन नहीं है, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इससे क्या हो सकता है, आप इसको केवल उसको कट डाउन कर सकते हैं, उसको रिमूव वहां से कर सकते हैं। इसका कोई अभी तक क्योर नहीं है। ये बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है फाइटो प्लाज्मास, ठीक है। ये प्लांट के टिश्यू को इन्फेक्ट करती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्लांट टू प्लांट इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है। पहली बार इसको 1899 में करागू में देखा गया। और इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर ने इसको सैंडवुड को वनरेबल की श्रेणी में डिक्लेयर किया है, ठीक है। सैंडवुड क्या है, एक ट्रेडिशनल लीडर ऑफ सैंडवुड है इंडिया। इंडिया मतलब कि सैंडवुड के क्षेत्र में क्या है, लीडर है। इसको टीपू सुल्तान ने इसको रॉयल ट्री की संज्ञा दी मैसूर में। और सैंडवुड को हम साउथर्न ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज और साउथ इंडिया में देख सकते हैं। सैंडवुड का रेड कलर और इसका वुड होता है, वुड्स में इसको एरोमेटिक मतलब कि कोई फ्रेगनेंस नहीं होती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जो वुड्स होता है उसमें, ठीक है। नियर थ्रेटेंड से इसको मतलब कि हम इंडेंजर से IUCN की रेड लिस्ट में इसको नियर थ्रेटेंड है। साइट के कन्वेंशन में इसको अपेंडिक्स सेकंड में है। जो हमारा सैंडवुड होता है, इसकी जो क्लाइमेट कंडीशन होती है, इसके एवरी टाइप सॉइल और टेम्परेचर में हो सकता है, लेकिन जो परफेक्ट जो टेम्परेचर होता है 12 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और 600 से 1015 मीटर एल्टीट्यूड में अच्छी रूप से उग सकता है। और इसे प्लांट ग्रो करने के लिए रेड सैंडी लॉम सॉइल इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए यहाँ पे उग सकता है। तो इसकी कंडीशन आप याद रखेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाता है, साउथर्न ईस्टर्न घाट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखें। मद्रास के IIT मद्रास ने कुछ रिसर्च की है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस नाम का एक मतलब कि निमोनिया टाइप का बैक्टीरिया है, जिसको क्लेप्सिला निमोनिया मतलब कि इस श्रेणी का कोई बैक्टीरिया पाया जाता है। तो इससे रिसर्चर ने ये बढ़ावा दिया है कि इससे स्पेस में जीवन को आसान हो सकता है, मतलब कोई भी व्यक्ति आसानी से ट्रेवल कर सकता है। आगे रिसर्च को और बढ़ावा मिलेगा। तो आप केवल इसका ध्यान रखेंगे क्या है, बैक्टीरिया है जो ISS में हमको देखने को मिलता है। और एक कोई फंगस है, उसको भी मतलब कि उसको भी क्या कर सकता है, हैम्परिंग और ग्रोथ को करने में बढ़ावा दे सकता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कोलाई सोलोमोनो और मतलब कि जो प्रेजेंट ह्यूमन गट में है उनसे संबंधित बैक्टीरिया देखने को मिलता है, समानताएं इसमें देखने को मिलती है, इसी फैमिली का ये व्यक्ति है, ठीक है। तो ISS उसको आप जानते ही, आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन अभी हमारे बांग्लादेश से होती हुई आसाम के क्षेत्र में जा रहा है, जिसका नाम है सितरंग। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये साइक्लोन की आई होती है, ये आई बॉल होती है, इसके ऊपर हम देखें आई बॉल में जो आकाश जो जो भी मतलब कि इन्वायरमेंट होता है बिल्कुल स्वच्छ होता है, पे पानी नहीं होती, जो कुछ नहीं होता। इसके आई बॉल में भयंकर बारिश रेनफॉल होता है, तूफान भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस टाइप का साइक्लोन हमको देखने को मिलता है और अभी ये हमारे साइड आ रहा है, ठीक है। ऐसा आई बांग्लादेश मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशन होती हैं। टेम्परेचर 26 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। बैंड वर्टिकल रूप से ग्रोथ करनी चाहिए जो विंड होती है। और लो प्रेशर जनरेट होना चाहिए। और जो कोरियोलिसिस फोर्स है वो भी होना चाहिए। लेकिन इसको जो भूमध्य रेखा है, जो
रेखा है उस पर कोरिलेशन फोर्स नहीं होता है, इसलिए अब साइक्लोन देखने को नहीं मिलते, इसके ऊपर थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है। और जेट स्ट्रीम की अनुपस्थिति होनी चाहिए और आर्द्रता भी अधिक होनी चाहिए, तभी क्या हो सकता है कि साइक्लोन बनने की संभावना देखने को हमको मिलती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि क्या क्या प्री कंडीशन होती हैं। किसी दिन हम साइक्लोन को क्या करेंगे, ड्रिल में पढ़ेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस वर्जन तक, ठीक है। इस बात को अच्छा कमेंट करके बताना कि कौन कौन चाहता है कि साइक्लोन को हम डिटेल में पढ़ें, ठीक है। वैसे हमने जो एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है वो हमने पढ़ लिया, लेकिन तब भी आप लोग चाहते हैं कि डिटेल में पढ़ें, डिफरेंट टाइप ऑफ साइक्लोन है उनको पढ़ें, तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। ऑयल और डॉलर का आपस में बल्कि इंडिया ट्विंस चैलेंज देखने को मिलता है। सऊदी अरेबिया यूएस के 1945 में समझौता हुआ, उनने कहा कि आपसे कोई अगर ऑयल लेता है तो आप डॉलर को लीजिएगा। तो इंडिया क्या करता है, ऑयल सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, कंजप्शन करता है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट ऑयल क्या है, कंज्यूमर है। 5 बिलियन बैरल हम पर डे कंज्यूम करते हैं। 86% नीड हम इंपोर्ट करते हैं यूएस, बिहाइंड यूएस और चाइना के बाद। और मिडल ईस्ट से 60% हम ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो डॉलर देते हैं, हम डॉलर की कीमत कम होती जा रही है, तो ये भी एक कारण है। डॉलर नहीं, डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपए की कीमत कम होती जा रही है, तो ये भी क्या है, कारण है। तो ये डॉलर और ऑयल का जो आपस में एग्रीमेंट है, जिसको डॉलर सिस्टम बोलते हैं, ये खतरनाक है डॉलर सिस्टम। हमारी जो पेट्रो डॉलर सिस्टम बोलते हैं, पेट्रोल के बदले आप क्या लोगे, डॉलर, तो ये खतरनाक है। इसको मोनोपोली को खत्म करने की आवश्यकता है, तभी हम क्या कर पाएंगे, इंडिपेंडेंट हो पाएंगे। और हमें एनर्जी के क्षेत्र में भी इंडिपेंडेंट होने की आवश्यकता है, ठीक है। इससे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, हमारी जो कंज्यूमर के लिए हाई प्राइस हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल सकती है, आप देख ही रहे हैं। करेंट अकाउंट डिफिसिट है वो भी बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म जो इंसेंटिव है जो फर्म के लिए, वो भी हम नहीं देख पाएंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हमारी क्या हो सकती है, डाउन हो सकती है। इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ नहीं आएगा, कम हो सकता है। और अल्टरनेटिव कंज्यूमर में स्विच हो सकते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पे, तो ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण बात है। करंट अकाउंट टू डेफिसिट क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करती है और कहीं से एक्सपोर्ट करती, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। और बैलेंस ऑफ पेमेंट वही होता है कि एक कंट्री रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से जितना एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट करती है, तो उसमें कितना डिफरेंस हमको देखने को मिलता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में ट्रांजेक्शन होता है, एक स्टेटमेंट टाइप का होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलो किसी दिन हम इसको भी पढ़ेंगे। तो इस बात को आप अभी आपको इतना होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, डिफरेंस है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के मध्य, ट्रांजेक्शन है स्टेटमेंट टाइप, ठीक है। अगर आपका उसमें बैंक में अकाउंट अगर आपका पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आपके फेवर में होगा, नेगेटिव है तो आप नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट डिफिसिट में आप जाएंगे, ठीक है। नेशनल मीडिया अवार्ड इलेक्शन कमीशन ने कहा है जो मीडिया हाउस है वो इलेक्शन कैंपेन को कितना इंप्रूव करते हैं, तो सरकार ऐसा इलेक्शन कमीशन ये मीडिया हाउस को अवार्ड देना चाहता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि इसके द्वारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस किया है कि कितना अच्छा आप कैंपेन अवेयरनेस फैलाते हैं वोटर से संबंधित, ठीक है। इसको वोटर डे में दिया जाएगा 2022 में। डर्टी बॉम्ब चर्चा में था, रेडियो एक्टिव मटेरियल से यूक्रेन के ऊपर ऐसे आरोप लगाए रसिया ने कि यूक्रेन क्या डर्टी बॉम्ब का उपयोग कर सकता है। और रेडियो एक्टिव मटेरियल रहता है, इसे एक्सप्लोजिव हो सकता है। एम होता है कि हम स्पीडिंग रेडियो एक्टिव मटेरियल हो उससे हम क्या कर सकें, पॉइजन फैला सकें। डिफरेंस क्या होता है न्यूक्लियर बम और इसमें डर्टी बॉम्ब में, ये यूटिलाइज कर सकते हैं रेडियो एक्टिव मटेरियल को टू क्रिएट एक्सो, जो भी एक्सप्लोशन होता है उसके संदर्भ में। इसमें मटेरियल cesium-137 यूज होता है, RDX यूज होता है, कोबाल्ट-60 यूज होता है। और वामा एटॉमिक जो रिसर्च सेंटर ने उसने एरियल गामा स्पेक्ट्रोमीट्री सिस्टम लॉन्च किया है ताकि वो डर्टी बॉम्ब को एक्सप्लोज कर पाए, ठीक है। तो आपको केवल इतना ही पढ़ना है, आपको इस डर्टी बॉम्ब पे आधा घंटा नहीं बिताना है। कई चैनल आपने देखे होंगे, एक छोटा सा टॉपिक आया उस पर आधा आधा घंटा बिता दिया, तो टाइम वेस्ट हुआ ना आप लोगों का। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बन गए यूको के, तो इस पर आधा घंटा बिता दिया, तो इतना यूपीएससी नहीं पूछता है। इस पे एक एक मिनट की न्यूज है, पढ़ी खत्म, ठीक है। इस इतना चीज आपको पढ़ना है। इसरो ने एक LMV3 फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च किया है। इस बात को जो हैवीएस्ट रॉकेट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मार्क 3 इसको LVM-3 भी बोलते हैं, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है। इसमें यूको बेस्ट वन वेव सैटेलाइट भी था और इसके अतिरिक्त 36 सैटेलाइट भी इसमें थी, तो इसको लॉन्च किया गया है। और इंडिया ग्लोबल की कॉमर्शियल लॉन्च व्हीकल सर्विस में एक शामिल हो गया है। लो अर्थ ऑर्बिट में हमने 1200 किलोमीटर तक रहती है और इससे जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसऑर्बिटर में भी ट्रांसफर हम कर सकते हैं इसके द्वारा।
लॉन्च किया गया। ठीक है। अच्छा, इसकी फीचर में इंपोर्टेंट है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनेगा। LBM M2 इसको मतलब कि GSLV मार्क 3 के रूप में भी जाना जाता था। सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट पाई जाती है। इसके बाद इसमें एक स्टेप 1 पाया जाता है और इसमें क्रायोजेनिक इंजन C25 देखने को मिलता है। 8,000 किलोग्राम के सैटेलाइट कैरी कर सकता है और ये GTO में 4,000 किलोग्राम के सैटेलाइट भेज सकता है और LEO में 8,000 किलोग्राम के सैटेलाइट भेज सकता है। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अभी तक इसरो ने क्या किया है, 4 महत्वपूर्ण जो इसरो के सैटेलाइट हैं वो सफल रूप से हो सकते हैं और जो वन वेव है वो क्या है, यूक्यू बेस्ड है, जिसमें ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क पाया जाता है। इसके माध्यम से स्पेस से आप इंटरनेट की सुविधाएं आप प्राप्त कर सकते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इंडिया भारतीय इंटरप्राइजेज क्या है, एक इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है किसका, वनवेव का, तो इसलिए हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, आप इसको देख सकते हैं। मेनली आपको GSLV मार्क 3 इम्पोर्टेंट है। 2 स्टेज है। थर्ड स्टेज में 2 स्टेज में इसको सॉलिड पाई जाती है, थर्ड स्टेज में क्रायोजेनिक इंजन पाया जाता है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट स्टेज ये हो गई, सेकंड स्टेज ये हो गई और यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन पाया गया। ठीक है। अच्छा, जियो स्टेशनरी क्या होता है, बिल्कुल हमारा इसको समांतर देखने को मिलता है, इसमें कोई इंक्लाइन देखने को मिलता है। लेकिन जियो सिंक्रोनाइज क्या होता है, इसमें इसमें थोड़ा सा एंगल इंक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए महत्वपूर्ण है। लो अर्थ ऑर्बिट आपको ये देख पा रहे हैं, पोलर अर्थ ऑर्बिट ये देख पा रहे हैं और जियो स्टेशनरी हमने पढ़ लिया। ठीक है, बिल्कुल समांतर होता है भूमध्य रेखा की जियो स्टेशन, लेकिन जो जियो सिंक्रोनाइज होता है वो समांतर नहीं होता है, इसमें थोड़ा सा हमको एंगल देखने को मिलता है। सुजीत पटवर्धन जी चर्चा में है, तो आप इसको एथिक्स में आप यूज कर सकते हैं। अर्बन ट्रांसपोर्ट चैंपियन कैंपेन इनने चलाया है। इनने कहा है कि आप वॉकिंग करो, साइकिलिंग चलाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करो, ताकि यहाँ पे जो पॉल्यूशन की समस्या है वो भी क्या हो, कम हो। और दिल्ली जैसे शहरों में इस मॉडल को अपनाना चाहिए। ठीक है, तो ये इसलिए आप मेंस में इनको कोट कर सकते हैं। वो 1990 से काम कर रहे हैं पर्यावरण एक्टिविस्ट के रूप। ऑनेस्टी शॉप केरला में एराकुलम डिस्ट्रिक्ट वहां पे लॉन्च की गई। ऑनेस्टी का मतलब में एक प्राइस लिस्ट लगा दी गई, वहां पे उस सामान रख दिया गया, वहां पे कोई शॉपकीपर नहीं था। बच्चे वहां पे जाएंगे, प्राइस लिस्ट को देखेंगे, पैसा रखेंगे और वहां से सामान को ले जाएंगे। तो इससे क्या होगा, उसमें वैल्यू को उनमें बढ़ाया जाएगा, ईमानदारी को बढ़ाया जाएगा, ऑनेस्टी को बढ़ाया जाएगा, पॉवर्टी को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। तो ये सारे इसमें कोई सेंसिबल नहीं है, तो आप इसको भी मेंस में कोट कर सकते हैं। जो सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन होता है उसमें भी इस एग्जाम्पल को कोट आप कर सकते हैं। उत्तराखंड में माना लाभ विलेज में माना पास चर्चा में था, इसको डोंगरी लाभ भी बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, उत्तराखंड में चाइना से हमारा बॉर्डर लगता है। प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे कोई रोड का इनॉग्रेशन किया है, फाउंडेशन किया है, मतलब की कनेक्शन, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में इंक्लूड हमको देखने को मिलता है। अब इंग्लैंड के जो हमारे प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी बन गए हैं, फर्स्ट इंडियन ओरिजिन है, काफी हमारे लिए गर्व की बात है। ठीक है, ये 1960 में अफ्रीका ईस्ट अफ्रीका से यूके में गए। सुनक के पेरेंट क्या थे, फार्मिस्ट थे। इस बात को बस ध्यान रखेंगे, दोनों का इंडियन डिसेंट थे, बोथ हिज पेरेंट आर इंडियन डेसेंट। इस बात को आप ध्यान रखें, इतना सा पढ़ना है। ठीक है, अभी राजस्थान में देसा क्षेत्र में न्यू एयरफील्ड का मतलब कि गुजरात में देखने को मिलता है, उसको कंस्ट्रक्शन हमको देखने को मिल रहा है। जो इससे क्या होगा, हमको फ्यूल में कैरी में जो एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें ऑप्टिमाइजेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। आई आई होप आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने परिवार के साथ अच्छे से दिवाली की मतलब कि मना रहे होंगे, खुशियां बांट रहे होंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करते रहें। थैंक यू।